हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र के अंतर्गत एनालिटिकल स्कूल यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के विभिन्न विधि शास्त्रियों में से कुछ विधि शास्त्रियों के विचारों के बारे में हम लोग जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर, आप लोगों के साथ आज प्रोफेसर HLA हार्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के बारे में कुछ विस्तृत चर्चा करूंगी। अब ये बात तो हम लोग पूर्व के वीडियो में जान ही चुके हैं कि प्रोफेसर HLA हार्ट ने अपने जो विधिक सिद्धांत की प्रतिपादना की थी उसमें मूलतः उसे प्राथमिक नियम यानी प्राइमरी रूल्स और द्वितीयक नियम यानी सेकेंडरी रूल्स पर आधारित किया था। प्रोफेसर हार्ट का इन नियमों के बारे में क्या कहना था, साथ ही साथ बाकी के जो विधि शास्त्री हैं उन्होंने हार्ट महोदय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसके अलावा विधि शास्त्र में हार्ट महोदय द्वारा दिए गए इस सिद्धांत का क्या योगदान रहा उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं HLA हार्ट महोदय से संबंधित पार्ट बी वीडियो की। हार्ट्स पॉजिटिविज्म, हार्ट का प्रमाणवाद। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि हार्ट महोदय मुख्यतः प्रमाणवादी विचारक हैं। हार्ट इज मेनली अ पॉजिटिविस्ट थिंकर। उन्होंने ऑस्टिन की तरह विधि और नैतिकता के पृथक्करण को स्वीकार किया है। लाइक ऑस्टिन, he accepted the separation between law and morality और विधि जो है का वर्णन किया है, विधि जो होनी चाहिए का नहीं। And he has discussed law as it is and not law as it ought to be, है ना? ये तो हमने पिछले वीडियो में जान ही लिया है। Then we find that his method of study is analytical, but he has amended the traditional positivism. हम इनके सिद्धांत में ये पाते हैं कि इनकी जो अध्ययन पद्धति है वह यूं तो विश्लेषणात्मक है, परंतु इन्होंने पारंपरिक प्रमाणवाद में संशोधन किया है। For analytical purposes, while maintaining the difference between law and morality, he accepted the core of indisputable truth of the natural law doctrine. ये बात भी हम पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं कि इन्होंने विश्लेषणात्मक उद्देश्य के लिए विधि और नैतिकता के अंतर को कायम रखते हुए प्राकृतिक विधि सिद्धांत में निर्विवाद सत्य के बीजकोश को स्वीकार किया है ना? तो ये प्राइमरीली हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बात समझना जरूरी है कि हार्ट महोदय यूं तो पॉजिटिविस्ट है, एनालिटिकल स्कूल के हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत को भी बीजकोश के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, पूर्व की वीडियो में हम लोग नियमों की व्यवस्था के रूप में विधि की व्याख्या, द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रूल्स, जो कि हार्ट महोदय के द्वारा की गई थी, उसके इंट्रोडक्शन को देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ भी लेंगे। अब हार्ट महोदय के अनुसार मान लीजिए ये कहा जाता है कि एक सामाजिक समूह के पास नियम है। अब इससे दो बातें उभरती हैं। पहली तो ये कि उस समूह के सदस्य कुछ क्रिया करते हैं यानी कि कार्य करते हैं। अब ये तो हो गया विधि का बाह्य पहलू, है ना, द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। यह मात्र आदत का द्योतक है, इट एक्चुअली इंडिकेट्स हैबिट ओनली। फिर वो विधि के दूसरे पहलू की बात करते हैं जो कि आंतरिक पहलू है, द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। और उसके संबंध में हार्ट महोदय ये कहते हैं कि मान लीजिए उस समूह के कुछ लोगों के द्वारा कोई कार्य किया जाता है। अब उनका जो कार्य है, जो व्यवहार है, उसके संबंध में बाकी के लोग
जो अपने आलोचनात्मक प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, उससे यह इंटरनल यानी आंतरिक दृष्टिकोण प्रकट होता है ना। मान लीजिए लोग अगर ऐसा कहें कि भाई आपको तो इस परिस्थिति में ऐसा करना चाहिए, या आपको ये तो अवश्य करना चाहिए, या कि ये तो उचित है और ये अनुचित है, तो जब इस तरह की बात कही जाती है तो वह दरअसल क्या दर्शाता है? आंतरिक पहलू, द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ रूल्स और लॉ। ठीक, आगे हार्ट महोदय ये भी कहते हैं कि सामाजिक नियमों को दो भागों में बांटा जा सकता है। The social rules can be divided in two parts. One is rules relating to good conduct, chess, etc. यानी सदाचार, शतरंज, खेल आदि से संबंधित नियम, और दूसरे बाइंडिंग रूल्स यानी ऐसे रूल्स, ऐसे नियम जो कि बंधन वाले होते हैं। अब ये जो बंधन वाले नियम होते हैं, ये साधारणतया कर्तव्य या बंधन अधिरोपित करते हैं। ठीक है ना। तो रूल्स रिलेटिंग टू गुड कंडक्ट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा तो वो यहीं पर ही छोड़ देते हैं, आगे इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि भाई विधि शास्त्र के अंतर्गत तो ये जो बाइंडिंग रूल्स है, इन्हीं की ही का ही अध्ययन किया जाना है, तो इसको ही एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं जो बंधन वाले नियम होते हैं ये साधारणतया कर्तव्य या बंधन अधिरोपित करते हैं। दे इम्पोज ड्यूटीज और लिमिटेशंस। अब इस नियम को, इन नियमों को वो फिर दो भागों में बांटते हैं। एक तो है लॉ यानी कि विधि, और दूसरा है मोरालिटी यानी कि नैतिकता। और वो ये कहते हैं कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है, अब ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो सामाजिक दबाव है वह अगर मान लीजिए शारीरिक दंड या अनुशास्ति तक जाता है तो फिर वो तो विधि के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर वह शारीरिक उत्पीड़न तक यानी फिजिकल सैंक्शन तक अगर नहीं जाता है, उसको जो दंड दिया जा रहा है, तो जो सामाजिक दबाव है वह नैतिकता के स्तर तक का ही माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हार्ट महोदय विधि को फिर दो भागों में बांटते हैं और कहते हैं कि ये जो विधि है, ये जो नियम है, इसके अंतर्गत कुछ तो प्राइमरी रूल्स होते हैं, प्राथमिक नियम, और कुछ सेकेंडरी रूल्स यानी कि द्वितीयक नियम होते हैं। ठीक है ना। प्राथमिक नियमों के बारे में उनका ये कहना है कि ये नियम उस तरह के होते हैं जो कर्तव्य अधिरोपित करते हैं। दे इम्पोज ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस ऑन पीपल। और ये जो सेकेंडरी रूल्स यानी द्वितीयक नियम होते हैं, ये नियम लोक या प्राइवेट प्रकृति की शक्ति प्रदान करते हैं। दे एक्चुअली गिव पावर विच इज पब्लिक और प्राइवेट इन इट्स नेचर। सेकेंडरी रूल्स यानी द्वितीयक नियमों के अंतर्गत ये तीन प्रकार के नियम बताते हैं। एक तो रूल्स रिलेटिंग टू चेंज यानी परिवर्तन संबंधी नियम, फिर रूल्स रिलेटिंग टू एडजुडिकेशन यानी न्याय निर्णय संबंधी नियम, उसके बाद रूल्स रिलेटिंग टू रिकग्निशन यानी मान्यता संबंधी नियम। ठीक है। तो आई होप कि आज आप लोगों को ये जो हार्ट महोदय ने व्याख्या की है नियमों की व्यवस्था के रूप में विधि की, वह काफी हद तक और भी भली प्रकार से समझ आ गई होगी। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि हार्ट महोदय ने ये प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स के बारे में क्या कहा है, और साथ ही साथ उसी से ही हमें इनके बीच के अंतर का भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि हार्ट महोदय प्राथमिक नियमों को ये कहते हैं कि किसी समाज में ये जो नियम होते हैं ये मूल या प्राथमिक नियम माने जा सकते हैं। These primary rules can be considered as basic or primary rules in a society. हम ये भी जानते हैं कि हार्ट महोदय के अनुसार प्राथमिक नियम कर्तव्य या दायित्व अधिरोपित करते हैं। We already are aware that Hart says these primary rules impose duties or obligations. आगे वो ये बात कहते हैं
कि ये वे नियम हैं जो किसी समुदाय के लोगों को निर्देशित करते हैं कि निश्चित परिस्थितियों में उन्हें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। According to Hart, these primary rules are those rules which direct the human beings of a community as to how they should behave in certain circumstances. ठीक है, साधारणतया वो ये मानते हैं कि जो प्राथमिक समाज होते हैं, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं, उनमें ये प्राइमरी रूल्स रहते ही हैं, जिनके अंतर्गत ये निर्देश होते हैं कि भाई आपको जो व्यवहार करना है वो आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के जो रूल्स हैं वो प्राइमरली कर्तव्य या दायित्व ही अधिरोपित करते हैं और समुदाय के लोगों को निर्देशित करते हैं कि उन्हें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। आगे हार्ट महोदय का ये मानना है कि यदि इन प्राइमरी रूल्स यानी प्राथमिक नियमों को जटिल समाज में लागू करना पड़े तो इनमें 3 कमियां दृष्टिगोचर होती हैं। हार्ट महोदय ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो प्राइमरी रूल्स यानी प्राथमिक नियमों से संबंधित व्यवस्था है, ये किसी छोटे समाज में जिसमें कि मनुष्यों की संख्या कम है वहां पर तो शायद लागू की जा सकती है, लेकिन जब उसे हम जटिल समाज यानी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो हमें 3 कमियां दिखती हैं। He says that if such primary rules are applied in complex society, then 3 defects become visible in them. अब वो क्या है? तो सबसे पहले प्राथमिक नियमों के बारे में अनिश्चितता। There is an uncertainty of the primary rules. कौन सा रूल प्राइमरी है, कौन सा नहीं है, इसके बारे में अनिश्चितता रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है। दूसरे जो बात कहते हैं डिफेक्ट या कमी जो वो कहते हैं वो है the static character of the primary rules. प्राथमिक नियमों की स्थिर प्रकृति, यानी कि एक बार कह दिया गया, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बना दी गई और बतला दी गई लोगों को, अब तो बस वो लोग वही या तो करेंगे कार्य को या वो उस कार्य को नहीं करेंगे। तो एक तरह से इनकी नियमों की प्रकृति किस प्रकार की हो गई? स्थिर प्रकृति की हो गई, स्टैटिक नेचर हो गया इनका, है ना। और तीसरी बात वो कहते हैं प्राथमिक नियमों की अदक्षता के संबंध में। He finds that the primary rules actually depict inefficiency, क्योंकि इनमें जो चेंजेस हैं वो समझ में नहीं आते कि मान लीजिए कोई नई तरह की परिस्थितियां आई, नई तरह की समस्याएं आई, तो अब उनके बारे में क्या निराकरण होगा, उसके बारे में ये जो प्राथमिक नियम है ये इनएफिशिएंट रह जाते हैं। तो हार्ट महोदय स्वयं ही इन डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद कहते हैं these defects can be remedied by accepting the secondary rules. इन कमियों का निराकरण द्वितीयक नियमों को अपनाकर किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकेंडरी रूल्स के बारे में अब हम जान लेते हैं कि प्रोफेसर हार्ट क्या कहते हैं। हम तो ये जानते ही हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हार्ट the defects of uncertainty, static quality of the primary rules, and the inefficiency arising because of the primary rules can be supplemented by secondary rules. हार्ट महोदय के अनुसार प्राथमिक नियमों के कारण व्याप्त अनिश्चितता, स्थिरता और अदक्षता की कमियों को द्वितीयक नियमों द्वारा संपूरित किया जा सकता है। अब वो कैसे? तो वो कहते हैं कि जो सेकेंडरी रूल्स होते हैं ये नियम पुराने नियमों को समाप्त या संशोधित करते हैं। These secondary rules either eliminate or amend the old rules, या विभिन्न तरीकों से उनके लक्षण निश्चित करते हैं या उनके प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। और these secondary rules either ascertain their features by various ways or रेगुलेट देयर यूज। किनके बारे में? प्राइमरी रूल्स के बारे में, है ना, कि ये उनके जो फीचर्स हैं उनको एसरटेन करते हैं या फिर उनके यूज को रेगुलेट भी करते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेमेडी फॉर ईच डिफेक्ट might in itself can be considered a step
from the pre-legal to the legal world. हार्ट के अनुसार प्रत्येक कमी को दूर करने के लिए उपचार का अपनाया जाना स्वयं पूर्व विधिक समाज से विधिक समाज की तरफ प्रगति का कदम माना जा सकता है ना। तो जो प्रारंभ के समाज होते हैं उन्हें हार्ट महोदय ने एक्चुअली कहा है पूर्व विधिक समाज, यानी एक इस तरह का समाज जहां पर के विधि अभी पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है। ठीक, और वो कहते हैं कि जैसे ही हम कमियों को दूर करने के लिए उपचारों को अपनाना प्रारंभ कर देते हैं, वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि यह पूर्व विधिक समाज से विधिक समाज की तरफ प्रगति का कदम है। ठीक है ना। हार्ट महोदय के द्वारा जो 3 द्वितीयक नियम दिए गए थे, द 3 सेकेंडरी रूल्स, वो तो हम जानते ही हैं। रूल ऑफ रिकग्निशन, मान्यता संबंधी नियम, रूल ऑफ चेंज, परिवर्तन संबंधी नियम, और रूल्स ऑफ एजुडिकेशन यानी निर्णयन संबंधी नियम, है ना। तो अब इनको हम थोड़ा सा और विस्तृत रूप में जान लेते हैं ताकि हार्ट महोदय के सिद्धांत को बड़ी प्रकार से हम समझ सके। So for rule of recognition, Hart says that these rules remove the uncertainty of laws prevalent in the pre-legal society by conclusive identification of primary rules of obligation. Now, they can be in the form of an authoritative list or text of the rules found in a written document or carved on some public monument. हार्ट महोदय के अनुसार मान्यता संबंधी नियम वे नियम होते हैं जो पूर्व विधिक समाज की विधियों में व्याप्त अनिश्चितता को प्राथमिक नियमों को निश्चायक रूप से पहचान कर दूर करते हैं। इन्हें हम प्राधिकारिक सूची या नियमों का मूल पाठ लिखित दस्तावेजों में या किसी सार्वजनिक स्मारक पर खुदे रूप में पा सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट महोदय के अनुसार ये नियम कुछ लक्षण या लक्षणों के बारे में बताते हैं, निर्दिष्ट करते हैं, जिनके पाए जाने पर जो पर्टिकुलर नियम है, प्राथमिक नियम, उसे ये कह दिया जाता है कि ये तो समुदाय का नियम है जिसे सामाजिक दबाव द्वारा अपनाया गया है ना। माने 10 तरह के नियम है तो उनमें ये कह दिया जाता है कि ये लक्षण है तो इन 5 में ये लक्षण है, इस कारण से ये 5 नियम जो है ये समुदाय के नियम है। ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि हार्ट महोदय के अनुसार ये जो काम है आइडेंटिफिकेशन का, रूल ऑफ रिकग्निशन का, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत सारे उपस्थित नियमों में से, प्राथमिक नियमों में से कौन से नियम माने जा रहे हैं नियम के रूप में ही उनको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो अगर कोई समाज बहुत कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर ये जो रूल ऑफ रिकग्निशन है इसकी एप्लीकेशन भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक, उसके बाद में जब रूल्स ऑफ चेंज की वो बात करते हैं तो उसके बारे में ये कहते हैं कि द रेमेडी फॉर द स्टैटिक क्वालिटी ऑफ द रिजीम ऑफ प्राइमरी रूल्स actually consists in the introduction of rules of change. It is found in the form of legislative enactment or in the form of repeal. हार्ट महोदय के अनुसार परिवर्तन संबंधी नियम दरअसल क्या कार्य करता है कि वह प्राथमिक नियमों द्वारा संचालित शासन पद्धति के स्थिरता के लक्षण का निराकरण परिवर्तन के द्वारा करता है। अब इसे हम विधायन के रूप में या निरसन के रूप में पाते हैं। बहुत सीधी सी बात है कि जब कहीं पर प्राइमरी रूल्स यानी प्राथमिक नियम अस्तित्व में है और सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि आपको ये कार्य करने हैं और ये कार्य नहीं करने हैं। अब मान लीजिए कोई नई परिस्थिति आ जाए तो उस नई परिस्थिति में क्या कार्य किया जाएगा, क्योंकि ये निर्धारित नहीं है, तो इसके लिए विधायन द्वारा बतलाया जा सकता है कि क्या किया जाए। या मान लीजिए कोई कार्य इस तरह का है जो कि बहुत पुराना हो गया है और नई परिस्थितियों में अब उसको नए स्वरूप में लागू करना आवश्यक है या उसे उसका हटा दिया जाना उचित है, तो उसको हम निरसन के रूप में देखते हैं। ठीक है ना। सो व्हाट डज द रूल्स ऑफ चेंज डू? एक्चुअली इट acts as a remedy for the static quality of the regime of
प्राइमरी रूल्स। ओके, फिर हम देखते हैं रूल्स ऑफ एडजुडिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू हार्ट, the defect of inefficiency is remedied by secondary rules of adjudication. हार्ट महोदय के अनुसार प्राथमिक नियमों में जो अदक्षता होती है, उस कमी को निर्णयन के द्वितीयक नियम द्वारा दूर किया जा सकता है। और इसमें जो ये कंसेप्ट्स हैं, इनसे तो हम भली भांति परिचित हैं ही। जज, कोर्ट, जुरिस्डिक्शन, जजमेंट, है ना, न्यायाधीश, न्यायालय, क्षेत्राधिकार और निर्णय इत्यादि, इन संकल्पनाओं को तो हम जानते ही हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि हार्ट महोदय का ये मानना है कि जब भी कभी प्राइमरी रूल्स के बारे में कोई निर्णय करना हो कि ये इनका उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है, या ये प्राइमरी रूल है या नहीं है, इत्यादि इत्यादि, तो ये कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है? जब हम न्यायालय में जाते हैं तो न्यायाधीश जो उस बात पर क्षेत्राधिकार रखता है, उसके द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, उस पे हम लोग ये मान सकते हैं उसके द्वारा कि ये जो रूल्स ऑफ एडजुडिकेशन है, ये एक्चुअली कार्य करता है। ठीक है ना? तो दिस ऑल्सो बिकम्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल्स एज फार एज Hart's theory is concerned. So very obviously, according to Hart, a legal system is established by combination of these primary and secondary rules. तो स्पष्टतया हार्ट महोदय के अनुसार विधिक व्यवस्था इन प्राथमिक और द्वितीयक नियमों के समेकन से स्थापित होती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि हार्ट महोदय के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो आप लोगों की समझ में भली प्रकार से आ गया होगा। तो अब हम लोग उन आधारों को देख लेते हैं जिन पर कि हार्ट महोदय के सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो हार्ट महोदय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को समझने के बाद में अब हम लोग विधि शास्त्रियों ने जो उनके इस सिद्धांत की आलोचना की थी, उनमें से कुछ आधारों को देख लेते हैं, क्योंकि ये आधार हमें आसानी से समझ भी आ जाएंगे। ठीक है ना? तो एक एक करके देख लेते हैं। According to the jurists, the distinctions made by Hart between a pre-legal and a legal state of affairs is not clear. विधि शास्त्रियों का ये मानना है कि हार्ट द्वारा पूर्व विधिक व्यवस्था और विधिक व्यवस्था के बीच किया गया अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है। यानी ये अंतर समझ में नहीं आता कि कब तो हम किसी समाज को प्री लीगल या पूर्व विधिक मानेंगे या फिर विधिक मानेंगे, विधिक व्यवस्था है ऐसा मानेंगे। ठीक है, तो उनके अनुसार ये जो अंतर है ये बहुत स्पष्ट नहीं है। उसके बाद में the jurists say that in case of rules of recognition, it has not been clarified as to which are those circumstances in which they will be accepted. मान्यता के सिद्धांत के बारे में विधिशास्त्रियों का ये कहना है कि ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें इन्हें स्वीकार कर लिया जाता है ना? क्या क्राइटेरिया है और कौन से प्राइमरी रूल्स को स्वीकार किया जाता है? एक तो ये बात हो गई, और किन परिस्थितियों में उनको स्वीकार किया जाता है, तो इसके बारे में कोई भी सही रूप में एक्सप्लेनेशन नहीं दिखता है हार्ट महोदय की थ्योरी में। तो अधिकतर ज्यूरिस्ट्स ने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा विवेचन किया है और इसी आधार पर आलोचना भी की है। उसके अलावा कई ज्यूरिस्ट्स ये भी कहते हैं that acceptance of shared morality for social existence, the internal aspect of a legal system propounded by Hart, and separation of law from morality raises contradiction. विधि शास्त्रियों का मानना है कि हार्ट द्वारा प्रतिपादित विधिक व्यवस्था का आंतरिक पहलू सामाजिक अस्तित्व के लिए भागित नैतिकता की स्वीकृति और विधि से नैतिकता को अलग करना विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक, वो कहते हैं कि एक तरफ तो हार्ट महोदय कहते हैं कि विधि और नैतिकता दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि भाई किसी भी विधिक व्यवस्था का जो आंतरिक पहलू है उसमें सामाजिक अस्तित्व के लिए भागित नैतिकता की स्वीकृति भी होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? इनसे विरोधाभास उत्पन्न होता है। ठीक है, और भी कई सारे आधार हैं जिन पर कि हार्ट महोदय के सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया गया है, उसकी आलोचना की गई है, लेकिन हमारे लिए ये मेन एस्पेक्ट्स
एक्चुअली है कि उनके जो सिद्धांत है उसको इन 3 आधारों पर उसकी आलोचना की जाती है। अब हम देख लेते हैं कि हार्ट महोदय ने विधि शास्त्र में क्या योगदान दिया है। So now let's see the contribution that has been made by Professor Hart and his theory in jurisprudence. अब हम लोग प्रोफेसर हार्ट और उनके सिद्धांत के द्वारा विधि शास्त्र में जो योगदान दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। We know that Hart has described law as a system of rules, while regarding a legal system as a combination of primary and secondary rules. ये तो हम जानते ही हैं कि हार्ट ने नियमों की व्यवस्था के रूप में विधि की व्याख्या कर विधिक व्यवस्था को प्राथमिक और द्वितीयक नियमों का समेकन माना है ना? And identifying legality by the rule of recognition has actually acted as a bridge between the imperative and sociological concepts of law. और मान्यता के नियम द्वारा वैधानिकता की पहचान कर विधि की आज्ञापक और समाजशास्त्रीय संकल्पनाओं के बीच पुल का काम किया है ना? आज्ञापक यानी इंपेरेटिव जो कंसेप्ट है लॉ का, जिसमें लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन की बात होती है, और सोशियोलॉजिकल यानी समाजशास्त्रीय जो संकल्पना है कि विधि समाज में किस प्रकार से क्रियाशील होती है, तो इन दोनों के बीच में पुल का काम किया है। Then we also see that Hart has accepted the need of minimum content and the shared morality of natural law for the existence of society. हम ये भी जानते हैं कि हार्ट ने समाज के अस्तित्व के लिए प्राकृतिक विधि की न्यूनतम अंतर्वस्तु और भाग्य नैतिकता की आवश्यकता को स्वीकार किया है। तो हालांकि हम जानते हैं कि एनालिटिकल स्कूल के अधिकतर विधि शास्त्री नेचुरल लॉ को एक बाहर का तत्व मानते हैं और कहते हैं कि विधि का जब अध्ययन किया जाए तो उस समय प्राकृतिक विधि जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, किंतु हार्ट महोदय ने प्राकृतिक विधि को किसी सीमा तक स्वीकार किया है। Then we find that by accepting the place of sufficient discretion for the judges, he tried to reconcile between the declaratory and creative schools. हार्ट ने न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त स्वविवेक का स्थान स्वीकार कर घोषणात्मक और सृजनात्मक विचार पद्धतियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। हम लोग जानते ही हैं कि द्वितीय नियम के रूप में यानी सेकेंडरी रूल के रूप में जो थर्ड रूल है, दैट इज रूल ऑफ एडजुडिकेशन, न्याय निर्णय संबंधी जो नियम है वो न्यायाधीशों से ही डील करता है, उन्हीं के बारे में बात करता है ना, क्योंकि न्यायाधीश ही वो व्यक्ति होते हैं साधारणतया जो ये बतला सकते हैं कि भाई नई समस्याओं का निराकरण इन नियमों को नए रूपों में लागू करके किस प्रकार से किया जाए। तो कहीं ना कहीं वो न्यायाधीशों का जो स्वविवेक है उसे कुछ हद तक स्थान देते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये भी है that his modern analytical thought produced a thought wave in the world of jurisprudence which encouraged discussions about new legal problems from various perspectives. उनके आधुनिक प्रमाणवादी विचार ने विधि शास्त्रीय जगत में एक वैचारिक लहर पैदा की जिसने विभिन्न दृष्टिकोणों से नवीन विधिक समस्याओं के बारे में विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। A very important aspect. So I really hope कि हार्ट महोदय द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वह सिद्धांत आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ गया होगा। हमेशा की तरह जैसा मैं आप लोगों को बतलाती रही हूँ, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो इसको समझने में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। पढ़ाई की करते रहिए, वो तो कर ही रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स and take very good care of yourselves. God bless you all. Thank you.